अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ इज़ वेल्थ। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, और मैं कहती हूँ ये कवि मोमिन की पहचान है। जब हम सेहत की बात करते हैं तो बहुत से एरियाज़ हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है। जनरल वेल बीइंग होती है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं। एक एरिया है जिसके बारे में आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, और उसको हम कहते हैं हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी आप जब जाते हैं गायनी ऑप्स की तरफ तो हम देखते हैं कि शादी से पहले भी घर वाले परेशान रहते हैं कि आगे क्या होगा, और शादी के बाद भी लंबी लाइनें लगी होती हैं, और बहुत से लोग जो होते हैं अपनी इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड होते हैं, और हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि हमने इसका इलाज किस तरह करवाना है, क्योंकि कई दफ़ा इसका इलाज जो है वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव नेचर का होता है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया अली, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं फ़िज़ियोलॉजी की रिफ़ा यूनिवर्सिटी में, और साथ वो इनफर्टिलिटी का क्लिनिक रन करती हैं। और इनकी जो स्पेशलाइज्ड फ़ील्ड है वो ये है कि ये लाइफ़स्टाइल चेंज के साथ अपने पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी के हों या और किसी किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ेज़ के साथ हों। तो मैं चाह रही थी कि हम इनसे बात करें, और ये जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको कैसे मैनेज किया जाए, और उसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर हैं और चाहे आप पेशेंट हैं, या आम पब्लिक में मैसेज को क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, और बहुत मुश्किल से आपने मुझे टाइम दिया, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट। मैं ये जानना चाहूँगी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसके चैलेंजेस वक्त गुजरने के साथ साथ, जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर गई है और कैसे कैसे प्रोसीजर्स बन चुके हुए हैं, लेकिन ये कंसर्न्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं और ये मसाइल आगे आगे जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? जी, मैं बिल्कुल एग्री करूँगी आपके साथ इस बात पे कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, हम्म। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिटोरिएट कर रही है हम्म। और उसमें बहुत ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल का रोल है। हम्म। पहले सब लोग हमेशा कोट करते हैं कि पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले तो इनफर्टिलिटी का नाम भी नहीं सुना हुआ था बिल्कुल। और सबके घर में आराम से बच्चे होते थे, कोई मसला नहीं होता था। बट व्हाई नाउ? हम्म। अब ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है और सही। जब तक हम इन चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे ये और डिटोरिएशन करेगा सही। और इसमें हमें और नए नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। ठीक नॉट है। इवन जस्ट फॉर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, हम्म। बट इवन इन चाइल्डहुड, प्यूबर्टी के लेवल पे, हम्म। मेनोपॉज के लेवल पे। सो आई थिंक वी नीड टू टारगेट ऑल दीज 3 एरियाज। अच्छा, ये बताइएगा जी, आपने टारगेट की बात की है, तो जब हम अपनी इस सेहत को, इस हेल्थ के एस्पेक्ट को ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो किस टाइम पे ये शुरू होना चाहिए? यानी शादी के टाइम पे इसके बारे में सोचना चाहिए, या प्रेगनेंसी का जो वक्त होता है उस वक्त सोचना चाहिए, या ये कि वेट करते रहना चाहिए और जिसे कहते हैं गो विद द फ्लो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लिया जाए? जी, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हम्म। इट इज़ फॉर बोथ मेल ठीक। एज वेल एज फीमेल। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो शुरू से ही स्टार्ट होगी। इट शुड नॉट बी के जस्ट फॉर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। अच्छा। आप देखेंगे उससे पहले प्यूबर्टी का एक टाइम है, प्यूबर्टल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें भी आपकी लाइफस्टाइल का रोल है। एंड सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज तब भी आपकी लाइफस्टाइल का रोल प्ले हो रहा है। सो आपके हार्मोन्स तो दे आर ऑलवेज वर्किंग इन योर बॉडी, आप उन्हें इग्नोर कर ही नहीं सकते। सही। सो मेरा ये ख्याल है कि प्यूबर्टी, इवन एट द टाइम प्री कंसेप्शन, देन कंसेप्शन के टाइम पे, एंड देन आफ्टर डिलीवरी, इवन मेनोपॉज फॉर, एंड दिस इज फॉर फीमेल्स, बट इन द केस ऑफ मेल्स इनमें भी यही चैलेंजेस आते हैं। अच्छा, मर्द और औरत में क्या फ़र्क होगा? अगर मेल फीमेल, एक मदर है और उसको हम ये बताना चाह रहे हैं कि भी आपको अपने बच्चे की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी कंसर्न होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि आपने क्या क्या उसके लिए मैनेज करना है, तो क्या फ़र्क होगा इनमें? जी बिल्कुल होगा। बेसिकली हमने एक मदर को, एक फीमेल को ऐसे प्रिपेयर करना है कि भाई शी इज गोइंग टू गिव बर्थ, सो उसका रोल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सही। ठीक है, बट मेल एंड फीमेल ऑब्वियसली आपको पता है कि एन एग हैज़ टू बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड सिमिलरली अ स्पर्म हैज़ टू बी ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें दोनों मेल एंड फीमेल पे काम करेंगे, बट इन द केस ऑफ फीमेल्स थोड़ा एड ऑन हो जाएगा ठीक है। because she is going to bear the pregnancy.
तो उसके जरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस और होंगे, सो हर रिजर्व्स शुड बी गुड एज वेल। ठीक है, थोड़ा सा जरा ज्यादा बेहतर होने चाहिए। ठीक, बट मैं ये देख रही हूँ कि लाइफस्टाइल दोनों पे ही एक्ट करेगी। सही। अच्छा, ये जो बचपन से माओ का कॉन्सेप्ट होता है कि वो कह देती हैं कि बेटी को कि तुमने चिकन नहीं खाना, इसमें ये हार्मोन्स हैं और ये हार्मोन जाएंगे और पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या मसले पैदा कर देंगे, और एक अजीब सा फिर वो खौफ हर तरफ होता है और हर एक से पूछा जाता है तुम चिकन तो नहीं खिलाती। डॉक्टर्स भी कई दफ़ा ऐसे ही पूछे होते हैं, कोई भी अगर आपको ऐसा चैलेंज आता है तो कहते हैं तुम चिकन तो नहीं ज़्यादा खाती। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगी? देखिए, एक तो पहली बात ये कि चिकन भी जो हम बुरा उसको क्यों कह रहे हैं, मान रहे हैं कि उसमें जब वो फीड बनाते हैं तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड कर देते हैं दैट आर नॉट डायरेक्टली गुड फॉर योर बॉडी। सही, एंड सिमिलरली हार्मोन्स भी ऐड हो गए होते हैं। बिल्कुल सही। सो वो फीमेल्स को भी अफेक्ट करते हैं, बट वो एट द सेम टाइम मेल को भी कर रहे हैं। ठीक, उसकी भी रिप्रोडक्ट उसका भी एंडोक्राइन डिस्टर्ब होता है। सो हमें एक तो पहले ये कि दोनों को साथ लेके चलना। सही। दूसरी बात ये कि सिर्फ चिकन इज नॉट टू ब्लेम, देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स दैट देयर। अच्छा, हमने बेचारी मुर्गी के साथ बहुत ज्यादती कर दी है। द थिंग इज कि आप चिकन तो यहाँ देसी चिकन दें, उसके बाद आप प्रोसेस्ड फूड खिला रहे हैं, उसके बाद आप डाइन आउट भी एक्सेसिव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ वी कैन नॉट ब्लेम द चिकन, सही, द नंबर ऑफ थिंग्स यू शुड कीप इन द डाइट। ठीक है, यानी कि बैलेंस नहीं है इससे। हाँ, मैं नहीं इसको कहूंगी कि ओनली हम सिर्फ चिकन को ब्लेम करें। सो चिकन फिक्स भी हो गया तो क्या होगा, बाकी चीजें तो डिस्टर्ब है। ठीक है, प्यूबर्टी जब आती है और उसकी जो चेंजेस शुरू होती हैं तो उसमें आप क्या समझती हैं कि किन एरियाज़ के बारे में वालिदैन को कंसर्न होना चाहिए या बच्चों की तरबियत में उसको शामिल करना चाहिए ताकि ये कि उनकी वो वाला जो टाइम फ्रेम है उसमें उनकी हेल्दी ग्रोथ हो जाए? एक्चुअली सिर्फ मैं प्यूबर्टी के टाइम को नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि प्यूबर्टी का टाइम, रिप्रोडक्टिव एंड देन द मेनोपॉजल टाइम। ठीक है, इन सब में जो है लाइफस्टाइल को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या करना होगा लाइफस्टाइल में? बेसिकली सबसे पहले तो डेफिनेटली द फूड। ठीक है, ठीक है कि आपका न्यूट्रिशन जो है वो आपने हर फेजेस में चेक रखना है उसको। ठीक है, देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज स्लीप, जो हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। आई थिंक स्लीप जो है सबसे पहला पिलर है जिसको हमें टारगेट करना चाहिए इनफर्टिलिटी के लिए, इनफर्टिलिटी में, रिप्रोडक्टिव में, इवन हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आप सब चीजों में देखें स्लीप का बहुत रोल है। अच्छा, हम सिर्फ ये समझते हैं हमने बस इतने घंटे सो लिया एंड दैट इज इनफ, मगर कितनी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप का क्या रोल है आपकी लाइफ में, वो दैट डज वंडर्स। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे गुड क्वालिटी स्लीप को? यानी अगर मैं फर्ज करें रात को मुझे जागना पड़ रहा है, जैसे आजकल हमारे तो अब ये बहुत सारी जो नाइट शिफ्ट जॉब्स आ गई हैं और लोग कहते हैं कि जी अब तो हमें रातों को काम करना पड़ता है और वो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं अब क्या करें जी, महंगाई का ज़माना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो घर वाले भी कहते हैं चलो कोई नहीं, ठीक है तुम रातों को काम कर लो, सोना ही है ना, दिन में तुम 6-8 घंटे सो लो। या ये कि वैसे अब मोबाइल है, स्क्रीन है, उसकी वजह से भी लोग जाग रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे जाग रहे हैं, नींद नहीं आती उसके नाम पे जाग रहे हैं। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगी कि गुड स्लीप क्या है? देखिए, गुड स्लीप यही है कि आप जब व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग तो आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो, यू डोंट हैव टू ड्रैग योरसेल्फ आउट ऑफ द बेड। ठीक है, आपके अंदर फुल एनर्जी हो। सही, उसके कोई टाइमिंग्स भी हैं? जी मैं वो बताती हूँ आपको। स्लीप एक्चुअली रिपेयर का काम कर रही है। ठीक है, जो आपका वेयर एंड टेयर थ्रू आउट द होल डे हुआ उसने वेयर एंड आपकी वो सारा रिपेयर करके, दैट इज व्हाई यू गेट अप फ्रेश। अब हमारे चैलेंजेस ये हैं कि आजकल लोगों की लेट जॉब्स, लेट नाइट आवर्स हैं और फिर टोटली नाइट शिफ्ट्स भी चल रही हैं, लोग कर ही रात को काम रहे हैं। अब इसमें जो सबसे पहली चीज अफेक्ट होती है दैट इज योर सर्केडियन रिदम। अच्छा, बॉडी जो है वो एक हमारी लाइट और डार्क के साथ बैलेंस की हुई अल्लाह ताला ने। हम जब इसको रिवर्स करते हैं तो डेफिनेटली बॉडी को समझ ही नहीं आता कि मैंने कैसे काम करना है, अंदर जंग शुरू हो गई है। अंदर जंग शुरू हो जाती है। और वो यूजुअली पीपल टेक नाइट शिफ्ट्स जॉब और मगर उनका सर्केडियन रिदम को बैलेंस आउट ही नहीं किया जाता। वो तब पता चलता है कि व्हेन दे स्टार्ट डेवलपिंग अ डिजीज। सो दिस इज वेयर वी हैव टू फोकस। सही, देखिए अगर आप अच्छा सोएंगे तो आपकी ब्लड शुगर्स क्या, आपका ब्लड प्रेशर क्या, आपकी इंसुलिन लेवल्स, आपका लिवर आराम से आपका 500 फंक्शंस जो उसने करने सारा कर लेगा, सब करेगा। सो इसलिए बेसिकली जो स्लीप है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सही, और इसमें जो है नाइट शिफ्ट वालों को भी, अब देखें कुछ लोगों की मजबूरी है, मैं नहीं कहती कि वो नहीं, बट अगर आपकी मजबूरी है तो आप देन टॉक टू अ कंसल्ट अ लाइफस्टाइल पर्सन या कंसल्ट योर डॉक्टर
एंड देन आस्क देम जी मैं अब अपनी नींद को कितना फिक्स करूं। जो दिन की नींद है वो रात की नींद का मुकाबला नहीं कर सकती। सही। बिकॉज अल्लाह हैज मैनेज्ड एवरीथिंग ड्यूरिंग दोज 6 hours. 6 to 7 hours is enough. सही बात, ठीक है। आप चाहे पूरा दिन सोते रहें, दैट इज नॉट राइट। फिर आपने सुबह वाले डे का जो सारा बॉडी का काम था वो कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। सही। तो नींद होगी, न्यूट्रिशन होगी। अच्छा, न्यूट्रिशन में क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमें जिसके बारे में पर्टिकुलर होना चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी हम कहते हैं कि आधा मरीज की ट्रीटमेंट जो है ना उसके ब्रेकफास्ट में, और ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मैं कहती हूँ सिर्फ ब्रेकफास्ट में इंग्रेडिएंट उसकी कॉम्पोजिशन ना देखें, जो एक माइंडफुल ईटिंग है दैट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। सही। क्योंकि हम अब आजकल हरी में जल्दी जल्दी ग्रैब किया, सैंडविच ग्रैब किया, चाय जल्दी से पी, ऊपर नीचे चीज़ें, यहाँ से बाइट लिया, यहाँ से चाय का सिप लिया, या गाड़ी में ही कॉफ़ी पी जा रही है, गाड़ी में ही खा रहे हैं। सो दीज थिंग्स डू अफेक्ट योर लाइफ। ये हमें पता नहीं लग रहा, बट आप आहिस्ता आहिस्ता जब हम देखते हैं, जब हम मरीज के साथ ये चीज़ें फिक्स करते हैं तो रिजल्ट हमें सामने आते हैं। कितने अरसे में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं? यूजुअली इफ अ पेशेंट स्ट्रिक्टली फॉलोज द लाइफस्टाइल मेडिसिन, हम जो उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं, मैं देखती हूँ 6 months में आई गेट माई रिजल्ट्स। अच्छा जी, मगर डिपेंड करता है कि कॉज भी क्या है। बिल्कुल सही बात मैं है। ये नहीं कहूँगी कि कॉज कुछ और हो, बट अगर इफ एवरीथिंग इज गुड एंड दे आर फॉलोइंग इट प्रॉपर्ली, मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट हो गया, इसके अलावा कोई मतलब खाने पीने की कोई फूड कम्बिनेशंस हैं या कोई टाइमिंग्स हैं, उनसे भी कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। अब देखिए हमारे 3 meals हैं और उन मील्स को आप स्किप नहीं करें। जबकि हम लोग कहते हैं कि सुबह नाश्ता कर लो, फिर पूरे दोपहर कुछ नहीं खाओ और रात को आके खाओ, दिस इज नॉट राइट। आपकी एक इंसुलिन लेवल्स है ना, इंसुलिन लेवल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि बॉडी तो अपने एक रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल सही। आपके करने और ना करने से नहीं हो रहा। उसने कोर्टिसोल भी सिक्रीट करना है, इंसुलिन भी करनी है, ग्लूकोज भी अपनी यूटिलाइजेशन करेगी, तो उसके साथ यू हैव टू कीप अ चेक। आपकी ब्रेकफास्ट जरूर हो, आपका एक लंच हो एंड आपका डिनर भी हो, ठीक है। और उसके साथ आपके स्नैक्स हैं, अगर डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो तो हम पेशेंट टू पेशेंट देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे कौन सा स्नैक उनको देना है। जैसे प्री मॉर्निंग स्नैक एंड देन देयर इज एन इवनिंग स्नैक, और उसके बाद फिर आपके रात के खाने और सोने के दरमियान का टाइम मैटर कर रहा है। सही। सो टाइमिंग्स डू मैटर। ठीक है, यानी इससे तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत पेट भर के खाना खिला रही हैं। मतलब वैसे तो अदरवाइज होता है कि जी ये भी ना खाओ, ये भी ना करो, तो आपके सारे प्लान से एक बहुत पॉजिटिविटी जनरेट हो रही है कि भी आप ये भी करें, आप ये भी करें, आप इस चीज़ को भी ठीक करें। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लोग ये समझते हैं कि इतना आपने दिया, आप बिल्कुल यही क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि इसमें मैं वेट कैसे लूज करूँगी, बट क्या करूँगा, मगर आप करते हैं। एक्चुअली बॉडी को जिस टाइम पे फूड चाहिए आपने दे दिया, ठीक है, उसने उसको यूटिलाइज करके आपकी हेल्दी एक्टिविटीज के लिए सब कर दिया, यूटिलाइज हो गया, आपको वेट कैसे चढ़ेगा। दूसरा एक ये कि हम कभी भी उनका सर्विंग साइज को कंट्रोल नहीं करते। सर्विंग साइज इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। अच्छा, आपका सैटिस्फाइटी सेंटर सेटिस्फाई होता है, आप 4 रोटियां खा रहे हैं, खाते रहे, बट आहिस्ता आहिस्ता वही पेशेंट 1 पे आ जाएगा। सैटिस्फाइटी सेंटर का है ना कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है। वो चीजें सेटिस्फाई, लोगों को ये लग रहा है कि पहले ही मील को रिस्ट्रिक्ट कर दो, आपने ये नहीं करना। बिल्कुल। बॉडी और वैसे भी जब कोई करती रहेगी। बिल्कुल यही होता है कि जब आपको कोई बड़ा रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान दिया जाता है, आप सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि जब मैं ये कर लूंगी फिर मैंने वो फज ब्राउनीज खानी है और फलां होटल में जाके खाना है, फिर आप सारा दिन यही सोचिए, डेज आप बढ़ा देते हैं बल्कि ना। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हमने प्रेगनेंसी को प्लान करना हो तो उसका क्या प्रोटोकॉल होता है? आप किस तरह से अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्री कंसेप्शन भी एक पेशेंट को गाइड करना चाहिए। दोनों मेल और कपल को बुला के कि इफ दे वांट टू प्लान अ प्रेगनेंसी, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर डेफिशिएंट। जिस तरह बहुत लोगों में हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। अगर उनका लाइफस्टाइल बुरा है, मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग द लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल्स, तो उसमें क्या होगा कि उनकी प्रेगनेंसी हो तो जाएगी बट दे विल हैव प्रॉब्लम्स। मैंने ये देखा है कि अगर हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एक अच्छे लाइफस्टाइल पैटर्न पे सेट कर देते हैं, स्लीप अच्छी हो जाती है, उनकी न्यूट्रिशन ठीक हो जाता है, देर सोशलाइज भी कर रहे हैं, देर हैविंग स्ट्रेस रिड्यूस कर दिया, तो फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर दी उनकी लाइफ में, तो हम देखते हैं कि उनकी कंसेप्शन एक तो स्मूथली विदाउट मेडिसिन, ठीक है, कंसेप्शन भी हो रही है
और उनकी बड़ी हेल्दी प्रेगनेंसीज चलती हैं। अच्छा, इससे क्या ये जो अक्सर होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो एक होता है ना, वो कहते हैं कि जी सिजेरियन ना हो जाए, ये जो डर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलता है, हर विजिट पे पेशेंट आपसे पूछता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आपको लगता है कि फिर ये लाइफस्टाइल चेंजेस से आपकी सिजेरियन पे भी असर होता है कि उससे भी बचत हो जाती है? देखिए, सिजेरियन सेक्शन की देयर आर इंडिकेशंस, उनको तो हम नहीं कह सकते ना, वो तो गायनेकोलॉजिस्ट ने जो असेस किया। बट अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे तो आपके उसमें प्रेगनेंसी में यू वोंट डेवलप डायबिटीज, यू वोंट डेवलप हाइपरटेंशन, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, आपका वेट पुट ऑन उसका नहीं होगा, ठीक है। आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी भी एक फीमेल की चल रही है तो उसमें आप देखिए कि उसकी जो पेल्विक फ्लोर है उसकी स्ट्रेंथ रहेगी, आपको एंडोमेट्रियम शेड नहीं करेगी, स्पॉटिंग नहीं होगी, आपको एडिशनल हार्मोन्स नहीं देने पड़ेंगे कि आप मिसकैरेज का जो थ्रेट होता है वो नहीं होगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है वो फिर कैसे आप मैनेज करवाती हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, उसमें किस तरह से आप लाइफस्टाइल पे नजर रखती हैं? क्या उनमें भी फर्क होता है कि फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड में क्या होगा? पेशेंट को डाइट प्लान दे रहे होते हैं, ऐसे नहीं है बिफोर प्रेगनेंसी एक डाइट प्लान फर्क है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी हैव टू केटर कि उन्होंने अपनी जो क्रेविंग्स भी होती हैं, कभी उनके आयरन को भी हमने जहन में रखना है, विटामिन डी लेवल्स को भी जहन में रखना है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये जो आपने क्रेविंग की बात की तो इसमें ये बहुत लेडीज कहती है ना, मेरा कच्चे चावल खाने को दिल चाहता है, कुछ लोग ये मिट्टी खाने को दिल चाह रहा है, या इसी तरह कोई और फूड क्रेविंग हो जाती है, तो उनको क्या आप एडवाइस करती हैं? देखिए, जब ये क्रेविंग है ना, क्रेविंग इज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, कुछ ना कुछ डेफिशिएंट हो रहा है, पाइका के नाम से इसको हम कहते हैं, और ये देखना जरूर चाहिए। हम इसको बस ये कहते हैं नहीं नहीं ये तो हर किसी को होता है, ऐसे नहीं है। आप पेशेंट जो मुंह से बोल रहा है उस चीज को सोचें कि वो क्या कह रहा है, देयर इज अ रीजन व्हाई वो आपको ये बात कह रहा है। देखिए, आम बैठे बैठे वो तो नहीं कहेगा ना, मगर जब अगर वो किसी चीज को प्रिसाइसली नोटिफाई करवा रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जरूर अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए, सही, जो फिजिशियन उसको डील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ठीक है। अच्छा, मीनोपॉजल एज पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि ये जो एज होती है ना, ये बड़ी डिफ़िकल्ट होती है ख़वातीन के लिए। उन्होंने एक बड़ी ओनरशिप रखी होती है अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ से, और उनको लगता है कि पता नहीं शायद मैं ख़त्म हो गई हूँ और बिल्कुल बेकार हो गई हूँ। इस टाइम पे लाइफस्टाइल चेंजेस कौन सी होनी चाहिए? या इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बताएं कि ख़वातीन बहुत से ब्लंडर्स क्या कर रही होती हैं जिससे ये अपने इस टाइम को ख़राब करती हैं, उसमें हॉट फ्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं और वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम की पूरी तबाही कर रही होती हैं वो। देखिए, फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज इज अ फिजियोलॉजिकल थिंग। अगर आपकी बॉडी एक अच्छे बैलेंस डाइट प्लान से, उसने मॉडिफाइड अपनी जो लाइफस्टाइल का प्लान है वो अच्छे से लेके चल रही, तो स्मूथली इस नेक्स्ट फेज में एंटर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। बट अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो आपका तो वैसे ही स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, आपको तो वैसे ही एंजाइटी शुरू हो रही है, तो उसके लिए आप मेनोपॉज को ब्लेम नहीं कर सकते। आपका तो पीछे से ही गलत पैटर्न चला रहा है। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो आपकी बोन्स क्यों अफेक्ट होंगी मेनोपॉज के बाद? अगर आपने अच्छा फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखी है, आपके मसल की स्ट्रेंथ अच्छी रहेंगी। तो न्यूट्रिशन अगर अच्छा है तो आपको वो डेफिशिएंसीज होंगी ही नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने ना ये तरीका सीख लिया है कि हर चीज़ पे ब्लेम कर देना है। जैसे एक यंग बच्ची है, अगर उससे बात करो, घर वाले बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एटीट्यूड दे रही है तो वो कहती है बस पीएमएस है ना इस वजह से। और ज़रा ओल्डर अब आ गए, रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए तो आप कहते हैं प्रेगनेंसी है ना इस वजह से, ठीक है, या मैं लैक्टेशन पीरियड में हूँ उस वजह से, और फिर आगे आके मेनोपॉज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। यानी हर वक्त वी नीड समथिंग जिसको हम ब्लेम कर रहे हैं। नो डाउट कि देयर इज अ हार्मोन दैट इज इन्वॉल्व्ड। यस, मैं ये नहीं कह रही हार्मोन से डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, बट हार्मोन डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट का तरीका कार्य है, सिम्टम देखा, लैब रिपोर्ट देखी, सिम्टम देखा और ट्रीटमेंट, बस मेडिसिन दे दी। बट आप वो पीछे रूट कॉज को क्यों नहीं देखते? उसको फिक्स कर लेना तो सिम्टम आएगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बात आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि डॉक्टर्स में ही अवेयरनेस नहीं है अभी कि लाइफस्टाइल की चेंजेस को कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुली हमने अपने पेशेंट तक पहुँचाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पेशेंट्स में भी एक चैलेंज आता है। अवामुन्नास जो हमारी है वो भी बहुत डिसअपॉइंट होती है। आपसे डिसअपॉइंट नहीं होते लोग कि आपने कोई दवाई नहीं दी और आपने तो सिर्फ मुझे ही काम करने के लिए बता दिया है, उसको आप कैसे डील करती हैं? एक्चुअली जब मैंने लाइफस्टाइल मेडिसिन की और उसके बाद मैंने अपनी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में इनकॉर्पोरेट किया, मुझे समझ आ गई कि ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं सकती जब तक मैं उसको फिक्स नहीं करूँगी।
तो मैं उस पिलर्स पे सारे अपने पेशेंट को अलाइन करती हूँ सारा। तो पेशेंट घबरा जाते हैं कि हम तो इस काम के लिए नहीं आए, हमें तो आप बस बताएं कि जी व्हेन यू आर गोना डू अ स्कैन हमें कोई ड्रग देंगे, क्या करेंगे। सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। देखिए, अगर मैं अल्ट्रासाउंड तब करूँ, आपके एग की क्वालिटी तब देखूँ जब पीछे से मैं देखूँ कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, पहले तो आप उसको फिक्स करेंगे। वो तो आपको 100% पता है कि उसकी खराबियों की वजह से मसले आने हैं। तो आप गिव योर पेशेंट सम टाइम, उनको पहले इस पे आप उनके लाइफस्टाइल को फिक्स करें, और वो टाइम में उनकी वो प्री कंसेप्शन वाला काम भी हो जाएगा, एंड देन दे गो इनटू प्रेगनेंसी बट विद अ हेल्दी बॉडी। मैं ये इस बात पे बहुत स्ट्रांगली कहूंगी, क्योंकि आगे वो जो बेबी है वो भी तो अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही। इंट्रा यूट्राइन उस पे माँ की हर चीज का। आप हमको मैं एक बात बताऊं, अगर मदर नहीं सही सो रही तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को मेलाटोनिन जो है वो मदर से मिल रहा है। सही फिर बात बच्चे का अपना एक सर्केडियन रिदम डेवलप हो रहा है। और अब देखिए, हमारी पहले जो बड़ी बूढ़ियां थी वो जब कोई प्रेगनेंसी होती थी तो बहुत सी बातों में एहतियात करती थी कि नींद पूरी करो, खाना सही खाओ, और वजन का नहीं करती थी। अब तो मैंने देखा है कि यानी प्रेगनेंसी में भी ये फिक्र होती है कि मैं मोटी ना हो जाऊं, और डिलीवरी के फौरन बाद भी ये फिक्र होती है कि अभी तक वजन नहीं मेरा कम हो रहा। तो और जो इमीडिएटली 40 डेज के अंदर वेट लूज करवाया जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही किया जा रहा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी क्या होगी? अगर आपके पास कोई आए तो आप किस तरह से उनको एडवाइस करेंगी और क्या उनको कहेंगी, या कुछ बेसिक टिप्स जो आप समझती हैं कि लोगों को पहले से ठीक कर लेने चाहिए इससे पहले कि वो किसी इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे जाएं? देखिए, बेसिकली जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, हम देख रहे होते हैं कि वो आपके पूरे दिन की जो आपकी एनर्जी है, जो आपका न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ योर बॉडी, वो सब मिलना है ब्रेकफास्ट से। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट को फिक्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ब्रेकफास्ट ले ही नहीं रही होती। अगर आप चाय और रस इज नॉट अ ब्रेकफास्ट। ठीक है, मेल्स भी यही कर रहे हैं। और सिमिलरली वो ऐसे कर रहे होते हैं कि लाइक एक बाइट लिया, फिर सिप लिया, फिर बाइट लिया, तो वो तो अंदर स्टमक में जो गट ब्रेन एक्सेस है वो अपना इतना खराब कर चुके होते हैं कि पहले तो हमें उसको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये गट ब्रेन एक्सेस से ही आगे हार्मोन्स। बिल्कुल सही। और हार्मोन्स है तो एग और स्पर्म की डेवलपमेंट, और सिमिलरली योर एंडोमेट्रियम, फिर कोर टेम्परेचर आपकी बॉडी का। मैं बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं कोल्ड एक्सट्रीमिटीज के साथ, तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हर इवन यूट्राइन पीएच एंड कोर टेम्परेचर उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज से क्या होता है? यानी ठंडे हाथ हैं, ठंडे पाँव हैं? देखिए, कोल्ड एक्सट्रीमिटी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रही। अच्छा। और अब वो क्या कर रही है कि मेन आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको एक सर्टेन टेम्परेचर पर रखना जरूरी है। वो उनको तो कर रही है, मगर पेरिफेरीज आपकी कोल्ड हो रही है। अच्छा, उसके लिए फिर क्या करना होगा? ज्यादा खाना खाना होगा? नहीं, उसके लिए खाना नहीं खाना, उसको लाइफस्टाइल पे सही करके लेके आना। ठीक है। इवन अगर आपकी रात की नींद ठीक नहीं है, आपका कोर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, सही, ब्रेन की एक्टिविटी अफेक्ट होगी ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको एक तो आपने चैलेंज बता दिया आपको जो फेस करना पड़ता है कि भी लोग परेशान हो जाते हैं कि हम तो किसी और काम के लिए आए थे और वो शॉर्टकट अद्वियात चाह रहे होते हैं। और क्या चैलेंजेस पेश आते हैं, स्पेशली जब आप जो मेन स्ट्रीम में जिस तरह इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा रहा है कि जी ये प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर है और ऐसे हार्मोनल इंजेक्शंस हैं और ये साइकिल्स हैं, आप उसके बिल्कुल एक डिफरेंट काम कर रही हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एक्चुअली एक तो इंटरनेट, वो क्योंकि पेशेंट इतना ज़्यादा खुद पढ़ के आ जाता है और हर चीज़ एग्जैक्टली उस पर अप्लाई नहीं हो रही होती। सो एक तो वो अनड्यू स्ट्रेस डेवलप कर लेते। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये कि फियर ऑफ अननोन वो भी होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो जितना आप पेशेंट को काम डाउन कराएं और उनको पहले समझाएं कि प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है, और अगर वो उसको फिक्स कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी। सही बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मर्दों में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे एक तो मैं खुद ही हाईलाइट कर देती हूँ स्मोकिंग, तो एक तो उसके बारे में भी बताइएगा कि उसका कितना इम्पैक्ट होता है। और आजकल आप देखें सिर्फ स्मोकिंग नहीं है, वेपिंग है और तरह की भी बहुत सारी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। एडिक्शंस आर ऑन द राइज, फीमेल्स भी बहुत सारी अब ऐसे कामों में इंगेज हैं। तो एक तो ये कि इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि इसका ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या असर होता है, और ओवरऑल मर्दों के लिए भी कौन से कंपोनेंट्स या कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं? मर्दों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि उन्हें अपने आप को लाइफस्टाइल पे लेके आना है, इन पिलर्स को फॉलो करना है। देखिए, सब्सटेंस अब्यूज जो है वो डैमेज करेगा। बहुत लोग ये रेफरेंस देते हैं जब हम उन्हें स्मोकिंग के लिए कहते हैं
कि भाई आप इसको छोड़ दें, तो वो कहते हैं कि उसके तो 4 बच्चे हैं, वो स्मोक करता है मेरा फ्रेंड, उसका तो कुछ भी नहीं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी को उस चीज़ का डैमेज अलग है। जिस तरह अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा जेनेटिक मटेरियल फर्क है, आपका फर्क है, आपकी कोपिंग, आपका न्यूट्रिशन, आपकी सब चीज फर्क है। तो आप पे वही केमिकल एक डिफरेंटली रिएक्ट भी करते हैं। बिल्कुल सही। बट एक जनरलाइज्ड हर केमिकल के बैड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल है। और ये जो क्रेविंग होती है, ये बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर? स्ट्रेंथ, अपनी बॉडी को एक एनर्जी देने के लिए। हमने देखा कि आफ्टर लाइक अ सिगरेट दे फील एनर्जाइज्ड, डोपामीन जाती है। तो इसका मतलब है ना कि पीछे से गलत कहाँ हो रहा है, या खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या रात की नींद नहीं ठीक थी, फिजिकल एक्टिविटी थी नहीं, या स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया। तो आप यूजुअली क्रेविंग्स को डील इस तरह करते हैं, एंट्रेन करते हैं उसको। एंट्रेनमेंट इज कि यूर लाइक उसको सिंक कराएंगे विद द सर्केडियन रिदम, तो उसके लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली स्मोकिंग लोगों की छूट जाती है, ठीक, बट पहली विजिट पे जब हम स्मोकिंग पे ही पूरा लेसन देने लग जाए, they don't listen to it. But when they are entrained, तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती है। ठीक है। और ये वाली डिजायर्स भी खत्म हो जाती है। तो मर्दों में और क्या क्या चैलेंजेस आपको नजर आते हैं जो कि इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि हमारे सेटअप्स में सिर्फ ना फीमेल के ऊपर फोकस किया जाता है कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है, वो कहते हैं मर्द तो मर्द होता है। और आप देखिए कई दफ़ा मर्दों के लिए अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन या कुछ करनी हो तो उसके लिए भी बड़ा रेजिस्टेंस आता है कि जी मर्द तैयार नहीं होते। तो उनके लिए क्या क्या आप समझती हैं कि भाई कौन से उनकी तरफ से चैलेंजेस आ रहे होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? एक्चुअली जो इनफर्टिलिटी के या रिप्रोडक्टिव के भी अगर हम देखें तो मेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। अब मेल्स ये समझते हैं कि जी हम लोगों का तो सिर्फ फीमेल ने ट्रीट कराना है, हमने नहीं कराना। बट दैट इज लाइक समथिंग दैट वी नीड टू टेल द पीपल कि आप दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। सही। इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट इज बेसिकली कपल्स प्रोजेक्ट, आप एक बंदे को लेके नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंसल्टेशन में आई ऑलवेज टेल कि हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे हैं, क्योंकि जब मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रही होती हैं तो उन्हें भी पता चले कि वो ये इशू है, मेल फैक्टर की कंट्रीब्यूशन भी है और फीमेल की भी है। तो ट्रीटमेंट गोज बोथ वेज। इसमें रेजिस्टेंस मिलता है आपको? रेजिस्टेंस कुछ लोगों में ज़रा होता है कि पेशेंट इज लाइक कोई ऐसी बात नहीं, ये तो ज़्यादा इनका फॉल्ट है या इस तरह इनकी प्रॉब्लम है। ये नहीं है, दोनों तरफ है। मगर जिनको एजुकेट हम करते हैं और जो अच्छा समझते हैं और वो इस चीज़ को लेके चलते हैं, तो हमने देखा है इवन मेल फैक्टर्स की, जो मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर्स, वो भी बड़े अच्छे हमारे फिक्स हो जाते हैं। सही। क्योंकि इसका भी रोल सब गट ब्रेन एक्सेस से चल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइएगा कि स्ट्रेस, एक तो जनरल स्ट्रेस अब वो बढ़ चुका है लाइफ में, और ये भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ लाइफस्टाइल। दूसरी बात ये है कि जब इनफर्टिलिटी हो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई सफरिंग आ जाती है तो उसकी वजह से स्ट्रेस भी होता है। कई दफ़ा होता है कि कोई कहता है कि जी हमने तो सारी इन्वेस्टिगेशन भी करा ली हैं और हस्बैंड ने भी करा ली हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बच्चा हो रहा और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ। इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए? स्ट्रेस का इनफर्टिलिटी के साथ क्या लिंक है? कॉर्टिसोल जब बढ़ेगा, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन, तो वो हर चीज को खराब करेगा। आपके हर जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस है, ये सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपका मेन कंपोनेंट डिस्टर्ब हो गया। नो डाउट पेशेंट के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है कि जब हम उनको ट्रीट कर रहे होते हैं और हर महीने एक होप बिल्डअप होती है, और जब नहीं होती प्रेगनेंसी, आई एडमिट कि बहुत ज़्यादा होता है। बट आपका पता है ये स्ट्रेस को भी कंट्रोल गट के थ्रू हो रहा होता है। अगर आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है तो आप देखेंगे कि वो बंदा जिसकी स्लीप अच्छी है, उसका रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसकी रात की 3 घंटे की नींद है। सो इन चीज़ों का रिस्पॉन्स आता है, उनकी कोपिंग स्ट्रेटेजी फर्क हो जाती है, उनका फेथ इन अल्लाह डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, उनकी कामनेस आ जाती है। तो उसमें हम देखते हैं कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। और वो इवन अपने, बल्कि मेरे 1-2 पेशेंट हैं, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, मगर नेगेटिव हो, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दे डोंट लूज देयर फेथ एंड दे हैंग ऑन टू इट। अच्छा, स्ट्रेस जब मैनेज होता है तो और ये लाइफस्टाइल के पिलर्स को फॉलो करने से एक इंसान के अंदर सुकून की कैफियत भी आती है, तो आपको लगता है कि ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी अपलिफ्ट करती है? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जितनी कामनेस आती है पेशेंट में, ये जो आपका गट सेटिस्फाई होता है, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आई थी कि इतना इम्पोर्टेंट रोल होगा कि आपके ब्रेन में जो सुकून आता है,
जो नेगेटिविटी खत्म होती है कि आपका एक अल्लाह से एक अलग ताल्लुक बिल्डअप हो जाता है सही। और आप उनके चेहरों को देख के आपको एकदम उनमें सुकून नजर आने लग जाता है। तो ये जो कामनेस है ये ऐसे नहीं आ सकती। आप देखेंगे आप गलत खा के ही देख लें, आप देखेंगे कि रात तक यू विल बी मिजरेबल। आपको होगा कि मैंने किया क्या है गलत, सुकून नहीं आ रहा। सही। तो ये जो अल्लाह ताला ने डिफाइन किए हैं, टाइमिंग, स्लीप, स्ट्रेस, फिजिकल, लोगों से सोशलाइज, ये मैटर करती हैं चीज़। सही। अच्छा, जो ख़वातीन अब मेनोपॉज़ल हैं तो वो कौन सी चीज़ों का पर्टिकुलरली बहुत ख्याल रखें? एक तो वो जनरल ही हो गया ना कि आपने न्यूट्रिशन का, सोने का, सब काम चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन इस एज ग्रुप में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या बन जाता है जिसको मैनेज करना ज़रूरी है? बेसिकली जो मेरा ख्याल से मेनोपॉज टाइम में सबसे ज़्यादा एक चीज़ फील हो रही होती है कि अ फीमेल स्टार्ट्स टू फील दैट शी इज़ लूजिंग हरसेल्फ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एक फीमेल के लिए। हम तो कह देते हैं वो तुम्हारे बाल इतने कम हो गए, बस अब तो एज है ना। किसी को कह देंगे कि वो तुम्हारी स्किन को ये हो गया। जब ये वाले भी नेगेटिव कमेंट्स आप सुनते हैं तो फीमेल herself goes into that depression and she herself knows that she's losing it. ठीक है ना? ठीक है। तो and she knows that she's no more able to produce. बिल्कुल। So उसका एक बड़ा फिजियोलॉजिकल रोल खत्म हो गया, but she's moved into another phase of life. But उसको एक जनरलाइज लोगों की जो बातें होती हैं वो बड़ा एक आपको मतलब फीमेल को मेरा ख्याल से डिप्रेस कर देती हैं। सही। फिर वो हार्मोन्स के चेंजेस वो भी आपको कर देते हैं, मगर उस वक्त ये चीज़ें बड़ा रोल प्ले कर देती हैं। गुड स्लीप, द फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी गुड ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, ब्रेन गेट्स यूफोरिक, अच्छी फीलिंग आती है। सिमिलरली गुड फूड, राइट टाइम पे फूड, हाइड्रेशन मेंटेन। सो एजिंग आएगी, इट शुड बी होलिस्टिक, नॉट डीजेनरेटिव। बिल्कुल सही। हम ये क्यों कह रहे होते हैं लोगों को कि बस जी अब तो एज है, हर चीज सब तो खत्म हो गए, बस सब कुछ बड़े प्रोडक्टिव हैं। आप जरा नजर दौड़ाएं, देखिए दुनिया में लोग कितने काम कर रहे हैं। और ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है कि सर्टेन टाइम के बाद यू गोना लुक बैड। आप अगर सब हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग नूर है। बल्कि अगर कोई अच्छा लग रहा हो अपनी एज पे तो हम बड़े हैरान होकर उसे बार बार नजर लगा रहे होते हैं कि आप क्यों ऐसे लग रहे हो अच्छे ना, तुम्हें नहीं लगना चाहिए। हमने शायद अज्यूम ही कर लिया इस तरह से ना। एक्चुअली जब आपका दिल और दिमाग और आपका गट, ये तीनों चीजें अलाइन हो जाती हैं तो आपको एक अजीब सी किस्म का सुकून होता है। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, एंड में मैं ये जानना चाहूँगी कि एक मदर हैं जो कि अब अपने बच्चों की ज़ाहिर है न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल के लिए कंसर्न हैं और उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारी दुनिया एक तरफ चल रही है और उन्होंने अपने बच्चों की सारी तरबियत के साथ इन एलिमेंट्स को देखना है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और क्योंकि जब एक दफ़ा वो बच्चा प्यूबर्टी में आ जाता है ना, फिर वो अपनी मर्जी करने लगता है। तो जब तक मदर के कंट्रोल में है तो ख़ास तौर पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हिसाब से वो किन एरियाज पे फोकस ज़रूर करें? देखिए, ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल। मैं तो यही कहूँगी कि आप किसने बॉटल में कोक डाला, किसने बच्चे की मिल्क बॉटल में जूसेस डाल दिए, किसने आर्टिफिशियल जूसेस। बिल्कुल। आप शुरू से जो बच्चे का पैटर्न डेवलप करेंगे ना, वो उस नेक्स्ट कौन सी फेज है, प्यूबर्टी, वो आराम से लैंड करेगा प्यूबर्टी में। हम ये नहीं देख रहे ना, अगली फेज के लिए आप बच्चे को तैयार कर देंगे। अगर आपने शुरू से ही उसका खाना प्रॉपर ब्रेकफास्ट है, रोटी दे रहे हैं, उसके साथ सारी चीज़ें डिवाइड, मतलब डिफरेंट डेज पे डिफरेंट चीज़, माइक्रोबायोम अच्छे हेल्दी, आराम से उसकी प्यूबर्टी का टाइम आएगा। और वो प्यूबर्टी में भी दे वोंट गो रॉन्ग, क्योंकि उनका गट यूज्ड टू हो गया ना। बिल्कुल सही है। माइक्रोबायोम जो है वो ट्रेंड हो गए हैं बिल्कुल। तो वो आराम से जो है वो प्यूबर्टी के चेंजेस भी से, एवरीबडी डजंट गो थ्रू दैट प्यूबर्टल चेंजेस के इतना वो एग्रेसिव हो जाए, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। बिल्कुल। बट हमने कभी फोकस किया है कि हम उनका क्या चीज़ गलत है? वो बच्चा शायद मोबाइल पे बहुत देर है बैठा हुआ है, रात की नींद ठीक नहीं है, उसका फूड ठीक नहीं है। हाइड्रेशन बहुत मैटर करती है। हाइड्रेशन को तो हम किसी उसमें लेते ही नहीं है। तो हाइड्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल सही बात है। जो आपके बैड केमिकल्स बन रहे हैं एक्सक्रीट कहाँ से होंगे? आप किसी से पूछे 12 ग्लासेस ऑफ वाटर वो पी रहे हैं? जी, अक्सर लोग ये कहते हैं पूछो कितना पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा, वो होता है 4 या 5 ग्लास होता है जिसको बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो बात ये हमें ये समझ आती है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बहुत आसान बनाई है, हमने उसको खुद कॉम्प्लिकेट किया है।
हम जब कई दफ़ा डॉक्टर्स को ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो इतने हार्मोन्स दे रहे हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम खुद अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हमने वो दरवाज़ा खोला है कि जब हम अपने आप को सही मैनेज नहीं करें और अपना खाना पीना, सोना, जागना और इसके साथ साथ स्ट्रेस और अपने रिलेशनशिप्स और अपनी एडिक्शंस को मैनेज नहीं कर रहे, उनको मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आएंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।